और एक वेक्टर। टू टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर्ड किया 5 मीटर, एक पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर्ड किया 5 मीटर, तो आपको आइडिया हो जाता है एक, ठीक है, पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर्ड किया 5 मीटर, तो आपको स्केल से आइडिया हो जाता है कितने लेंथ का होगा, वो जो मीटर का स्केल होता है उससे, ठीक। अब यहाँ देखो, ये ब्लॉक है, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, इस ब्लॉक पे आपने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, ये किधर मूव करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स So direction of motion. अगर आपने यहाँ देखा एक पार्टिकल है, उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि मीटर स्टिक से 5 टाइम्स होगा, मींस कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने दिया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया आपको, बट यहाँ पे हमने बोला इस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको दिया यहाँ पे, तो आप इसका एक्सलेशन डिसाइड नहीं कर सकते हो। हमने बोला इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका एक्सलेशन किधर होगा? सर डिपेंड करेगा। हाँ, डिपेंड करेगा ना, क्योंकि हमने डायरेक्शन को नहीं बताया, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला। यहाँ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ तो इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ तो इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। तो ये जो डिफरेंस है, इसके बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर रखा है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन only magnitude is required. Only magnitude is required. सर। हाँ जी। सर वो जो आप 5 kg लिखा, उसमें मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन करने से सर क्या नहीं आएगा? हाँ, तो किधर जाएगा? अप जाएगा, राइट, अप जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, बताओ। ओ सर, डायरेक्शन मतलब वी हैव टू मेंशन ना सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बेसिस पे इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैग्नीट्यूड से मिल गया, बट इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड से नहीं मिला है। हाँ, तो डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर रखा है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन both magnitude and direction are required. ये सिंपली डिफरेंस है इसमें मैग्नीट्यूड भी गिवन होना चाहिए, डायरेक्शन भी गिवन होना चाहिए, तभी इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इसके बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को आप स्केलर वेक्टर ऐसे बोल सकते हो। जैसे फोर्स इधर लगा तो एक्सलेशन इधर होगा, फोर्स इधर लगा तो एक्सलेशन इधर होगा। देख रहे हो, डायरेक्शन भी देना होगा, मैग्नीट्यूड भी देना होगा, तभी ये कंप्लीट एक्सप्लेन होगा। मतलब फोर्स का जो इफेक्ट होता है, एक्सलेशन, वो कंप्लीट डिस्क्राइब होगा। तो इसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो ये फ्लो चार्ट है, कॉपी कर लो, कॉपी करते रहना है। कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो जब भी क्लास हो उससे पहले मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना जी, तो ज्यादा अच्छा रहता है। सर ये वाला यूनिट्स डायमेंशन वाला चैप्टर है ना? नहीं जी, यूनिट डायमेंशन नहीं। अच्छा सर, उसका नेक्स्ट है, ये अलग है। रंजीत सर है, वो यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे हैं, हम ये वेक्टर पढ़ाएंगे। ओके सर। वो नेक्स्ट है उसका 1 by 1, ठीक है, उसका कुछ इससे रिलेशन है नहीं। ओके सर। कॉपी हो गया तो बोलोगे
सर डन। हो गया सर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। चलो, कंप्लीट फ्लो चार्ट आपके सिलेबस का 11th पोर्शन जो है आपका 11th पोर्शन का फ्लो चार्ट। पहले समझ लो आपका सिलेबस क्या है। 11th में सबसे पहले आप एनसीईआरटी देखोगे, यूनिट डायमेंशन, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास में हो जाता है, यूनिट डायमेंशन हो गया। इसके बाद वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स, ये ऐसा है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे साइंस पढ़ने के लिए कॉमन सेंस होना चाहिए ना, एक मिनिमम कॉमन सेंस होना चाहिए। साइंस पढ़ने के लिए एक मिनिमम कॉमन सेंस होना चाहिए, नहीं है तो आर्ट्स लेना चाहिए। तो उसी तरह फिजिक्स को समझना है, 11th का या 12th क्लास के फिजिक्स को समझना है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसको बोलते हो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स पढ़ोगे वो लैंग्वेज है फिजिक्स समझने के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ही फर्स्ट लाइन लिखा है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है फिजिक्स को समझने के लिए। यहाँ पे आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, फंक्शन समझोगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसको समझोगे, ये पढ़ना है। ये वेक्टर, तो पूरे फिजिक्स में 11 या 12 में या तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी या वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो पूरे फिजिक्स समझने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर भी समझना होगा। कुछ क्वांटिटी स्केलर होगी, कुछ वेक्टर होगी, ठीक। यूनिट और डायमेंशन, कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो यूनिट वाइज भी सही होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज भी सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ना होगा। अगर आपको यूनिट का आइडिया है तो फिर वेक्टर के बाद बेसिक मैथमेटिक्स, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ये। उसके बाद आपको पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद पढ़ना है आपको फ्रिक्शन, फिर आपको पढ़ना है वर्क, एनर्जी, पावर। आप लोग माइक ऑफ अनम्यूट हो जाओ, सॉरी माइक ऑफ कर लो अपना, लो साउंड आ रही है जी। वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन। इसके बाद आपको पढ़ना है कंजर्वेशन लॉ, फिर आपको पढ़ना है रोटेशन, ये। उसके बाद आपको पढ़ना है हीट, थर्मोडायनामिक्स, हीट थर्मो। उसके बाद पढ़ना है आपको थर्मल फिजिक्स, ये सब लिख लिख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद पढ़ना है साउंड वेव, ये आपका सिलेबस हो गया। स्ट्रिंग वेव, डॉपलर इफेक्ट, ये पूरे पार्ट को आप बोल सकते हो मैकेनिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स। यहां पढ़ोगे 1D मोशन, यहां पढ़ना होगा, जिस किसी स्टूडेंट ने भी बोला था 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ये सब यहां पढ़ना है। तो ये फर्स्ट बुक हो गया और ये सेकंड बुक हो गया। ये जो लिखा है ये सेकंड बुक हो गया एनसीईआरटी का, और ये फर्स्ट बुक हो गया, और ये बेसिक है, ये फर्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, ये बेसिक्स हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया 11th क्लास का फिजिक्स का। ये डायनामिक्स पार्ट में आता है।
तो इस चैप्टर को समझने के लिए, यहाँ के इक्वेशन को समझने के लिए आपको एक मिनिमम मैथमेटिक्स चाहिए, उसको मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, हो गया, ये आपका सिलेबस हो गया। यस सर। तो यहाँ पे जो आपको बुक्स फॉलो करने हैं, एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, या दिनेश पब्लिकेशन की बुक आती है, या वीनेस एसएल अरोरा राइटर की आती है बुक, एसएल अरोरा की बुक आती है। इसमें जो भी आपके पास है आप उसको स्टार्ट कर दो पढ़ना। सर कोई सा भी एक खरीदना है, दिनेश है, फिनिश कोई है? भी कोई भी कोई भी, हाँ अलग अलग पब्लिकेशन है, पहले एक था बाद में सेपरेट हो गया, जैसे हीरो होंडा पहले था एक ही था, सर अब हीरो अलग बाइक एक्चुअली आती है, होंडा की अलग आती है बाइक, ठीक है। तो ये आपके लिए, ये आपको सीबीएसई वाले के लिए या सेवा बोर्ड के लिए ये सब चाहिए। कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए आप एक बुक आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, 11-12 दोनों के लिए हो जाएगा। एक फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों मिला के 11th-12 दोनों कवर हो जाता है, दो ही पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 90% 11th का है, 10% 12 का है, ऐसा है। 11th-12 दोनों इसमें कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो कंपटीशन के लिए आप ये ले सकते हो, जेई के लिए नीट वाले भी ले सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। जितने भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, जितने भी आप बोल सकते हो पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट, सभी टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। तो सीबीएसई के लिए कोई एक बुक इसमें से ले लो जो भी अच्छा लगे। जैसे महर्षि में कोई पढ़ता है तो महर्षि में वहां के फिजिक्स टीचर लोग हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। गुरुकुल है, विज्ञान गुरुकुल जो है उसमें ये फॉलो होता है, मैक्सिमम जगह यही फॉलो होता है। सर सर मॉडर्न सीबीएसई ऑफ फिजिक्स कैसा है? वो भी ठीक है, बट स्कूल में आपके टीचर उसको फॉलो नहीं करते हैं। मतलब वही अच्छा बुक अच्छा रहेगा ना जो आपके टीचर स्कूल में फॉलो करेंगे। मान लो उसमें से कुछ एक्सरसाइज दे दिए, फिर क्या करोगे? और सर हाँ ये जी, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स आईआईटी लेवल के लिए होगा? जिनको एम्स देना है उसके लिए क्या होगा? उनके लिए तो चाहिए होगा ना। आजकल पहले था कि एम्स के लिए था, नीट के लिए नहीं था, बट आजकल दोनों तो सिलेबस मैच कर गया है, सेम सिलेबस हो गया है, कंबाइन कर दिया है। तो अभी ये ले लो, ये बाद में ले लेना, मगर जेई मेन वाले तो जरूर ले इसको, जेई मेन वाले इसको जरूर ले लें। नीट वाले हैं ये सब, अगर पसंद आया कुछ दिन के बाद ले लेंगे देखने के बाद, और फिर इसका सॉफ्ट कॉपी हम क्लास के बाद भेज देंगे आपको, आप देख लीजिएगा जो अच्छा लगे आपको। बट इसमें से कोई एक आपको लेना होगा। मतलब यहाँ गुवाहाटी में यही सब चलता है, इसमें से कोई एक टीचर रिकमेंड करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है वो कंपटीशन के लिए है, और यहाँ से जो मॉड्यूल मिलेगा उससे भी काम चल जाएगा। डीपीपी मिलेगा, यहाँ
डेली प्रैक्टिस पेपर, असाइनमेंट, ये सब मिलता रहेगा। तो मेडिकल वाले इसमें से एक ले लेंगे, और ये तो मिलता ही है, कोचिंग क्लास से ये तो मिलेगा ही। इंजीनियरिंग वाले हैं वो सिर्फ इसको ले लें अलग से, जो भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं इसको ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। और इसमें से कोई एक ले लेंगे। राइटर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग मैसेज किए हैं राइटर का नाम, ठीक। तो वीनस पब्लिकेशन बुक आती है कॉम्पेनियन फिजिक्स नाम से। राइटर का नाम तो खतरनाक सब रहता है यार, पीसी इस नाम से है, पीसी पाटियाल नाम से है बुक, राइटर का नाम। सिंपली पब्लिकेशन बोलोगे तो हो जाएगा, नेट पर देख सकते हो, पब्लिकेशन मिल जाएगा। ये तो राइटर का ही नाम है, एसएल अरोरा। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, राइटर का नाम है एससी वर्मा। ये जेई वालों के लिए है, ठीक है। मगर जिनको नीट में अच्छा मार्क्स लाना है उसको भी चाहिए। हम लोग का एक स्टूडेंट था सुनील भट्टाचार्य, डॉन बॉस्को स्कूल का था, जो यहाँ पे नीट में यहाँ पे आसाम में टॉप किया था, गुवाहाटी में। तो वो तो था, एससी वर्मा भी कंप्लीट कर लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसमें से एक बुक है, पूरा याद कर गया था। सीबीएसई में 96 पॉइंट समथिंग उसका परसेंट आया था, और नीट में तो टॉप किया ही था। 2018 में वो डॉन बॉस्को स्कूल का था। और अभी तक जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया है, जो भी टॉप किया है, लाइक सानिध्य शर्मा, नामरूप डिस्ट्रिक्ट का था, नामरूप से, तो वो भी था। इसी में से कोई एक बुक लिया था, उसको कंप्लीट किया था, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाया, साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स भी किया था। जब भी उसको डीपीपी मिलता था हमेशा वो सॉल्व किया करता था, सारे डीपीपी अच्छे से सिस्टमैटिक वो कॉपी पे सॉल्व किया करता था उसका सॉल्यूशन। जो भी नहीं आता डाउट पूछा करता था रेगुलर। तो आपको भी उसी तरह फॉलो करना है, कोई एक बुक फॉलो करना है कंपटीशन का, और कोई एक सीबीएसई बोर्ड का असाइनमेंट सॉल्व करना है, डाउट पूछा करना है। कुछ भी बोर्ड में लिखे आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछिए, आज नहीं पूछ पाए तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछा कीजिए। ऑनलाइन भी है, कुछ दिन तक है, उसके बाद तो फिर जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो आएगा रूल रेगुलेशन, फिर ऑफलाइन क्लास में हम लोग आ ही जाएंगे। तो फिर ऑनलाइन क्लास को अभी लाइटली नहीं लेना है, ऐसा नहीं सर मोबाइल से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन पे, ऐसा कुछ नहीं। ये मिस होगा फिर ये टाइम कभी आने वाला नहीं है आपको। अब जैसे है एडजस्ट तो होना ही है ना। हमने भी देखो स्पेशल बोर्ड लगाया इसलिए कि हाँ जैसे क्लास हो उसी टाइप ऑफलाइन क्लास में होता है उसी तरह यहाँ पढ़ाएंगे। तो आज यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगली क्लास में लैपटॉप में पढ़ाएंगे आपको। देखिए जो पसंद आया आप बताना, कहाँ पे स्क्रीन अच्छा दिखता है, कहाँ पे आपको बोर्ड सही दिख रहा है, कॉपी करना इजी हो रहा है, समझना अच्छा लग रहा है, साउंड अच्छा लग रहा है, तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास था तो इसलिए बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी हैबिट इसी में है, आप लोग का भी हैबिचुअल इसी में हो। अपने बारे में बता दें हम, मेरा नाम प्रभात कुमार है। मैंने बीटेक किया है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद मैं कोटा में, राजस्थान कोटा चला गया था। उस समय कोचिंग हुआ करती थी एक बंसल क्लासेस, आप लोग नाम सुने होंगे। तो उस समय उस काफी नाम था, मतलब उसका इमेज क्या बोले, इंडिया में वही कोचिंग है जहाँ से फर्स्ट रैंक है, वो 5 टाइम्स फर्स्ट रैंक आया है, वही एकमात्र कोचिंग। तो लास्ट वीक में उनके जो डायरेक्टर थे वो एक्सपायर कर गए, पीके बंसल, विनोद कुमार बंसल। तो हमने कोटा में पढ़ाई की थी 11-12 क्लास। उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम बीटेक किए थे। उसके बाद
कोटा गए, फिर वहां से यहाँ पे हम गुवाहाटी आए। गुवाहाटी में सुपर 30 में मैं पढ़ाई करता था पहले 2012-13 में। उसके बाद हम यही जू रोड ब्रांच में पढ़ाना स्टार्ट किए। फिजिक्स को आप तो फिजिक्स पढ़ रहे हो, पढ़ोगे फिजिक्स, तो फिजिक्स में अच्छा स्कोर लाने के लिए जेईई मेन में या नीट में फिजिक्स में अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको थ्योरेटिकल अप्रोच भी चाहिए और न्यूमेरिकल अप्रोच भी चाहिए। थ्योरी पढ़ने से भी कुछ होने वाला नहीं है। जैसे बता दें नीट और जेईई का, नीट और जेईई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो आप 7 से 10% तक आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखोगे। पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, पास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक है उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। नीट एग्जाम में 7 से 10% है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है, अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो नीट में 7 से 10% क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर पाओगे। जेईई में है तो उसमें थ्योरेटिकल कम आता है, आता भी नहीं है, पहले आया करता था 2 से 3% ही यहाँ पे आता है। मैक्सिमम यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पे देखो आप 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइम यहाँ पे देखो 60 मिनट्स का टाइम है, तो आप देख लो 1.5 मिनट्स में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। ये थोड़ा इजी है। इसमें कुछ क्वेश्चन है वो सिंगल करेक्ट आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे और कुछ न्यूमेरिक आएंगे। तो यहाँ पे टाइम उतना ही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा। क्वेश्चन आएंगे 20+5 इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन। तो आप इसको देखो या इसको देखो, फिर साथ में आपको सीबीएसई भी तो एग्जाम में परसेंट लाना है। तो फिजिक्स में सबसे सही अप्रोच होगा कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो तो उसमें जो थ्योरी है वो सारा हम लोग पढ़ लिए अच्छे से। जितना समझ में आया अच्छी बात है, जो समझ में नहीं आया, बार बार समझा रहे हैं, समझ में नहीं आया तो उसको आप रट्टा लगा लो, उसको याद कर जाओ, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बचपन में एबीसीडी आप क्या याद करते थे ना, समझते नहीं थे, समझ में तो अभी आता है। बचपन में आप याद करो, बचपन में एबीसीडी याद किया था, समझा नहीं था, आजकल समझ में आता है। तो सेम वही है फिजिक्स में। हम क्लास कोई भी लेक्चर लेंगे, कोई भी लेक्चर लेंगे तो आप 70-80% आपको समझ में आएगा, 20% समझ में नहीं आएगा, उसको घर जाना है और वहीं पे घर पे नोट्स को पढ़ना है, बुक से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। जो समझ में नहीं आया उसको याद कर लेना है, कुछ टाइम के बाद वो खुद समझ में आ जाएगा। कुछ टाइम के बाद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना आप, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, सॉल्व एग्जांपल देखोगे बुक का, तो समझ में आ जाएगा। तो ये फिजिक्स है। पहला थ्योरेटिकल अप्रोच होनी चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल अप्रोच होनी चाहिए, यही फंडा है इसमें। और नीट वाले के लिए एक बात बता दें, जेईई मेन में जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू लिखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जेईई मेन का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें नीट में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अगर आप जेईई मेन का क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ तो नीट क्वालिफाई करना बिल्कुल इजी है। तो जो भी यहाँ पे मेरा स्टूडेंट जो भी अच्छा किया था, वो लोग क्या जेईई मेन का पास्ट ईयर का भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया था, जो नीट में था, बट जेईई मेन का भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया था। तो आप लोग को भी वही अप्रोच अप्लाई करना है यहाँ पे। तो फिर से वही स्टार्ट करते हैं, वेक्टर। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी has magnitude, comma direction, and also obeys triangle law of vector addition। पॉज हो गया है। हाँ जी, मेरा सही है, आपका नेट सर्विस कहीं खराब हो गया हो।
हाँ जी, और लोग को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है सर। तो देखो सर। वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और एक स्पेशल एडिशन प्रॉपर्टी होगा, जिसको बोलते हो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे एग्जांपल लेता हूं, करंट है 3 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है, 4 एम्पियर का करंट इससे जा रहा है। तो करंट में मैग्नीट्यूड है, देखो 3 4 मैग्नीट्यूड है और उसमें डायरेक्शन भी है। ये डायरेक्शन इधर जाने का है, ये डायरेक्शन इधर जाने का है। तो टोटल करंट हो गया 7 एम्पियर। एम्पियर इसका यूनिट होगा, आपने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो आप देखो, इनको ऐड करने के लिए हमने अलजेब्रा का यूज किया, अलजेब्रिक सम किया हमने अलजेब्रिक सम किया। करंट को ऐड करने के लिए हमने अलजेब्रिक सम किया, यानी करंट स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ में ये ट्रायंगल लॉ। जिस क्वांटिटी का एडिशन ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग होगा, उसी क्वांटिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे। जैसे करंट यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, करंट यहाँ स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका एडिशन है वो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसका एडिशन सिंपली अलजेब्रिक सम के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी में क्लासिफाई करते हैं। तो आप लिखो वेक्टर को डिफाइन। हाँ जी बोलो सर, ट्रायंगल लॉ स्पेसिफिकली क्या होता है? हाँ, ट्रायंगल लॉ अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, समझेंगे आप लोग। कॉपी करो, ये कॉपी करो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, 2 टाइप से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफिकल, यहाँ पे एरो से डिनोट करते हैं, एरो में ये टेल और ये हेड। एरो का जो लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, और ये जो एरो लगा हुआ है ये जो है ये डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे हमने ड्रॉ किया 10 न्यूटन, ये हमने फोर्स ड्रॉ किया 10 न्यूटन। अब हमें 20 न्यूटन का ड्रॉ करना है, तो लेंथ इसका डबल रखना होगा, डबल लेंथ का ये 20 न्यूटन। तो ये देखो 10 न्यूटन का वेक्टर है और ये 20 न्यूटन का है, तो लेंथ हमने डबल रखा है, देख लो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ मतलब ग्राफिकल मतलब ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करना, मतलब स्केल का यूज करना। इंस्ट्रूमेंट में स्केल भी आता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है। तो यहाँ पे एरो से आप मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करोगे, एरो से यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, एरो से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेंथ होगा, एरो का डायरेक्शन वो वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ये 10 न्यूटन हो गया, ये 20 न्यूटन हो गया। अब हमें 100 न्यूटन ड्रॉ करना है। अब कैसे करेंगे देखो, 100 न्यूटन का करना है तो कैसे करेंगे देखो, बोर्ड है ये कम पड़ जाएगा, देखो देख रहे हो ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, अगर हमें 100 न्यूटन का ड्रॉ करना है तो देखो ये बोर्ड का लेंथ भी कम पड़ जाएगा। ये ग्राफिकल है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे लेंथ स्केलर क्वांटिटी विदाउट एरो, मास स्केलर क्वांटिटी विदाउट एरो, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी विथ एरो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी विथ एरो, ऐसे डिनोट करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी विदाउट एरो, वेक्टर क्वांटिटी विथ एरो, जैसा हमें लिखना है फोर्स, लिख दिया वेक्टर क्वांटिटी 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। ये देखो इसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कोई भी लेटर सेलेक्ट करना है उसके ऊपर लिख देना है। एक्सेलरेशन ए से स्टार्ट होता है, उसको ले लिया। वेलोसिटी वी से स्टार्ट होता है, फोर्स एफ से स्टार्ट होता है, मोमेंटम एम से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पी ले लिया। कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेटर देखो लेफ्ट से राइट, एरो क्या है, लेफ्ट से राइट है। एक्सेलरेशन ऐसे, ये रॉन्ग हो गया, ये कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन है हेड पे एरो लेफ्ट से राइट होना चाहिए। सर वो एक्सीलरेशन वाला एक बार फिर से समझा दीजिए, वो हाँ जी एक्सीलरेशन। देखो, हाँ एक्सेलरेशन है ए से स्टार्ट होता है, इसलिए सिंबल इसमें है, एक सिंबल लेना है, उस पे हेड पे एरो लगा देना है। सिंबल के हेड पे एरो लगा देना है, सिंबल के हेड पे एरो लगा देना है। तो फिजिसिस्ट ने बोला एरो होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, एरो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं होगा। ये रॉन्ग कन्वेंशन है, ये रॉन्ग कन्वेंशन है ना। एरो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। फिजिसिस्ट ने बोला इस कन्वेंशन का यूज करना है, इसका नहीं करना है। सर वो एरो डायरेक्शन दिखाते हैं। हाँ जी, नहीं एरो डायरेक्शन नहीं, एरो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सर और जैसे वो वेलोसिटी F और P किस लिए सर, F और P? हाँ एफ फोर्स हो गया, वेक्टर हाँ। क्वांटिटी होता है ना फोर्स। हाँ हाँ मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ, मास इनटू वेलोसिटी। हाँ हाँ हाँ, तो वो लिख रहा हूँ, मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो कॉमा लगा के हम लिखा है, कॉमा लगा हुआ है बीच में। ओके सर। सर अगर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर हम लोग क्या एरो को उल्टा नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर कैसे नहीं कर रिप्रेजेंट सकते। करेंगे? वहां तो पर क्या कैसे? लिखेंगे, नहीं वहां लिखेंगे 10 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। हाँ जी, वहां लिखेंगे 10 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिखेंगे। सर -10 न्यूटन लिख सकते हैं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं, Okay, -10 sir. न्यूटन लिख सकते हैं अगर फोर्स नेगेटिव एक्सिस के अलोंग लगा। जैसे देखो ना, यहाँ वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, तो यहाँ देखो ऐसा थोड़ी है। अब इसको लिखना है तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ऐसे थोड़ी लिखेंगे यार। ना अरे सर। वेलोसिटी अप है तो ऐसे नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो। हाँ अब डाउनवर्ड है तो ऐसे थोड़ी लिख देंगे यार, डाउनवर्ड तो वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, समझ रहे हो। हाँ ना, विथ एरो वेक्टर क्वांटिटी, विदाउट एरो स्केलर क्वांटिटी। देखो लेंथ 5 मीटर, स्केलर क्वांटिटी विदाउट एरो, मास स्केलर क्वांटिटी विदाउट एरो, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी विथ एरो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी विथ एरो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी विथ एरो। एरो होगा लेफ्ट से राइट होगा, राइट से लेफ्ट नहीं होगा। कन्वेंशन ये नहीं, कन्वेंशन ये है। तो ये ग्राफिकल हो गया और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। फॉरेन राइटर की बुक आती है, फॉरेन राइटर की, रशियन राइटर की बुक आती है, उसमें बोल्ड लेटर है, वो वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। इंडिया में मगर नहीं चलता उस, इंडिया में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉरेन राइटर की बुक पढ़ोगे तो वहां पे बोल्ड लेटर है, वो वेक्टर क्वांटिटी के लिए लेते हैं। सर वो अपवर्ड को कैसे डिनोट करेंगे? अपवर्ड कुछ नहीं, बस ये ऐसे बस लिखा हुआ है अपवर्ड, मतलब अपवर्ड जा रहा है, सिंबॉलिक यही लेंगे। अब वेलोसिटी है ना, यहाँ देखो वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगा दिया। ये स्केलर क्वांटिटी है विदाउट एरो। अब गया तो उसका इस एरो से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो डायरेक्शन है उसका इस एरो से लेना देना नहीं है, ये बस सिंबल है। सर डायरेक्शन कोई भी हो, रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा, कहीं भी लगे रिप्रेजेंटेशन तो हेडिंग ही है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डायरेक्शन को यहाँ मेंशन कर देंगे, अप होगा तो अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड लिख देंगे। जैसे
वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। रिप्रेजेंटेशन वैसा ही रहेगा, रिप्रेजेंटेशन वैसा ही रहेगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो देखो हमने जो बुक का नाम लिया उसमें जो एनसीईआरटी है उसमें है स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए स्टार्टिंग में उसको पढ़ोगे तो टफ लगेगा। तो एनसीईआरटी में वेक्टर दिया है वो सेकंड या थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी से स्टार्टिंग में पढ़ना टफ होता है। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ना थोड़ा टफ होता है स्टार्टिंग में। अभी आप सिर्फ नोट्स पढ़ा करो, एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ा करो। बाकी जो बुक है दूसरा हमने जो बुक लिखा था, बाकी जो दूसरा बुक लिखा था उससे पढ़ सकते हो, उसमें सिस्टमेटिक दिया है। एनसीईआरटी में एक्चुअली सिस्टमेटिक शुरू में नहीं दिया हुआ है, खासकर 11th का जो फिजिक्स है। तो एनसीईआरटी अभी मत पढ़ो, 2-3 क्लास के बाद पढ़ना, तब समझ में आएगा एनसीईआरटी। तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हो, मैसेज मत करो। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन, ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर एक इधर तो एक इधर। एंटी पैरेलल वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन। यार आप लोगों को जो डाउट है तब माइक ऑन किया करो, अदरवाइज ऑफ कर लो। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी, ऑपोजिट है 180 होगा यहाँ पे। तो ये पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। सर हाँ जी सर वो थीटा समझ में नहीं आया। ठीक है, समझाएंगे, कॉपी कर लो, समझाता हूं। ये कॉपी करो फिर समझा रहा हूं। रिमार्क, if we shift a vector parallel to itself, comma, it does not change. वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करोगे तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे गिवन वेक्टर ए है, इसको पैरेलली शिफ्ट करना, देखो ए वेक्टर है, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने इसी को इधर ला दिया है। एरो का जो लेंथ है वो तो वही मेंटेन होगा, एरो का डायरेक्शन है तो वही मेंटेन होगा क्योंकि आपने पैरेलली शिफ्ट किया है। तो कोई भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। ए वेक्टर है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, लेंथ वही रहा, डायरेक्शन वही रहा। ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है, अब इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। तो वेक्टर को कभी पैरेलली शिफ्ट करते हो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। एंगल बिटवीन वेक्टर्स मींस डाइवर्जिंग एंगल,
एंगल बिटवीन वेक्टर्स मींस डाइवर्जिंग एंगल, मतलब टेल टू टेल मैच होना चाहिए वेक्टर का। एंगल बिटवीन वेक्टर्स मींस डाइवर्जिंग एंगल। ए वेक्टर बी वेक्टर, ये देखो ये दोनों मैच कर रहा है, डाइवर्जिंग सेंस में मैच कर रहा है। देखो इसी को डाइवर्जिंग सेंस बोलते हैं। टेल टू टेल मैच हो रहा है, टेल टू टेल मैच हो रहा है, टेल टू टेल मैच हो रहा है, ये डाइवर्जिंग एंगल है थीटा, इसी को बोलते हो एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो थीटा की वैल्यू 0 से 180 पे लेना है, इन बिटवीन कुछ होगा ये, पाई भी लिखते हैं, 180 डिग्री को पाई भी लिख सकते हो, 180 डिग्री को पाई भी लिख सकते हो। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स मींस डाइवर्जिंग एंगल, मतलब टेल टू टेल मैच होगा तभी मेजरमेंट लेना है, टेल टू टेल मैच होगा तभी मेजरमेंट लेना है। जैसे यहां पे एग्जाम्पल 1 लिया हमने, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, एग्जाम्पल 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा यहाँ पे 120। 120। एग्जाम्पल 3 एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सर ये 3 उधर एग्जाम्पल हो गए। सर उधर तो टेल टू टेल मैच नहीं कर रहे हैं, फिर कैसे मेजर किया एंगल? हाँ जी बिल्कुल सही बोला, यहाँ तो दिख रहा है टेल टू टेल मैच हो रहा है, यहाँ तो आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा भी दिया होता, अगर एग्जाम में ऐसा दिया होता तो यहाँ पे आंसर क्या लिखते हैं आप, ये आंसर क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल 4 में क्या आंसर होता 60 डिग्री होता हाँ जी 60 डिग्री होता, क्योंकि ये स्मॉलर एंगल लेना है, ये 300 तो रिमेनिंग 60 हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर होगा। थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाले में एग्जाम्पल थर्ड का आंसर सर यहाँ पे तो टेल टू टेल नहीं मैच कर रहा है सर, हेड नहीं मैच कर रहा है, तो रिमार्क नंबर 1 का यूज करेंगे। क्या पढ़ाया था वहां पे, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करोगे तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता, पढ़ाया है, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, देखो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं जी। यस सर। हाँ आगे आंसर। तो जहां पे टेल टू टेल मैच नहीं होगा वहां पे रिमार्क नंबर 1 का यूज करेंगे, यानी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके टेल टू टेल मैच करेंगे। जैसे यहाँ पे टेल टू टेल मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे टेल टू टेल मैच नहीं हो रहा तो पैरेलल शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया सर। हाँ जी सर अगर टेल टू टेल मैच करेगा तो हर केसेस डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया, देखो टेल टू टेल डायरेक्ट लिख देंगे। ये 60 है, ये एंगल 60 है, तो रिमेनिंग ये आगे। सर अगर जी समझ में आया, हाँ जी बोलो। सर अगर टेल टू टेल मैच करेगा तो क्या हर एंगल 60 होगा क्या सर? नहीं यार एग्जांपल लिया है तो, अरे एक एग्जांपल है, एंगल तो चेंज होगा ना। हाँ अरे वेक्टर है, चेंज हो रहा है ना, देखो। हाँ सर। ये देखो पैरेलल हो गया तो 0 हो गया ना, देखो तो पैरेलल है तो 0 हो गया। हाँ सर। और एंटी पैरेलल रहा है तो 180 हो गया, देख रहे हो। हाँ 180 हो गया। हाँ तो फिर यही तो एंटी पैरेलल वेक्टर है। हाँ कॉपी कीजिए, ये तो ऐसा एग्जांपल ले लिया 60। जहां पे टेल टू टेल मैच नहीं हो रहा वहां पैरेलल शिफ्ट का हेल्प लेंगे, पैरेलल शिफ्ट
पैरेलल शिफ्ट का हेल्प लेंगे, जहां टेल टू टेल मैच नहीं हो रहा है वहां पैरेलल शिफ्ट का हेल्प लेंगे। सर हाँ जी, सर आप जो एग्जांपल टू फिर से एक्सप्लेन करिए ना। कौन 2 नंबर या 3 नंबर एग्जांपल? सर 2 नंबर वाला। ओके ओके ठीक है, रिपीट करता हूँ, कॉपी कर लो, रिपीट करता हूँ। सर चलो देखो, यहाँ पे टेल टू टेल मैच नहीं हो रहा था, यहाँ पे टेल टू टेल मैच नहीं हो रहा है, तो हमने वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, वेक्टर को हमने पैरेलली शिफ्ट किया। ये टेल टू टेल मैच नहीं हो रहा था तो वेक्टर को हमने पैरेलली शिफ्ट किया। ये जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ मेंटेन किया, ये वेक्टर पैरेलली शिफ्ट हो गया। पहले वेक्टर यहाँ था, यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ क्योंकि लेंथ हमने सेम मेंटेन किया, पैरेलल है तो डायरेक्शन भी सेम है। ये 60 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल 120 डिग्री। ये आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर है? हाँ यस सर। तो जहां भी टेल टू टेल मैच नहीं होगा तो एक मेथड है पैरेलल शिफ्ट, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे। यहाँ भी देखो टेल टू टेल मैच नहीं हो रहा था तो हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। अरे कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, अभी भी तो उधर ही जा रहा है ना, आप ही की तरफ। पैरेलल शिफ्ट करने से वेलोसिटी वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता, देखो कोई चेंज नहीं होता पैरेलल शिफ्ट करने से। हाँ जी बोलो। सर हेड टू हेड मैच करने पे भी तो आंसर आ सकता है ना? आ सकता है ना, बट फिजिसिस्ट ने क्या बोला, टेल टू टेल वाले को लेना, नहीं तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताओ। अब यहाँ अलग रूल, यहाँ अलग रूल, यहाँ अलग रूल, कैसे होगा? इसलिए कॉमन क्या है, टेल टू टेल मैच करवाना। यहाँ तो आ जा रहा है ना, मगर यहाँ आ रहा है क्या बताओ? सर ऊपर वाले को अगर हम टेल से मैच करेंगे, हेड से मैच करेंगे तो 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। हाँ आ जाएगा, बट कोई एक कन्वेंशन लेना है ना, तो टेल टू टेल ले लिया, डाइवर्जिंग एंगल ले लिया, हेड टू हेड होता तो कन्वर्जिंग बोलते हैं, तो एक लिमिट लेना है ना, तो हमने ले लिया। एक डेफिनेशन डिफाइन करना है तो हमने टेल टू टेल वाला डिफाइन कर लिया। सर ये आंसर आ लॉ, जाएगा, बट हाँ जी हाँ लॉ है। सर ये ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ नहीं है, एंगल को डिफाइन करने वाला लॉ है ये, डाइवर्जिंग एंगल। सर मतलब कोई भी दो वेक्टर्स के लिए हमेशा एक एंगल रहेगा ये? हाँ जी हाँ जी, दो वेक्टर हमेशा किसी एंगल पे होगा। अब देखो दो स्ट्रेट लाइन हमेशा कोई एंगल पे रहता है या नहीं? कोई भी दो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक एंगल पे होगा। तो यहाँ पर क्या है, एरो, वेक्टर क्या है, एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है एक एंगल तो होगा ही। यहाँ भी क्या है, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन का स्मॉल पार्ट ही तो एरो होता है जी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब पैरेलल वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, तो थीटा 0, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, ये इधर और ये इधर एंटी पैरेलल, तो ये एंगल 180 डिग्री एंटी पैरेलल। हाँ जी समझे, ये एंटी पैरेलल होगा तो एंगल 180 डिग्री होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो पॉइंट लिखवा रहा था, ये पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, रिमार्क नंबर 3 लिखना है। रिमार्क नंबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is given by, magnitude of a vector is given by a modulus और simply a। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसके एरो को रिमूव कर दो या मॉडुलस का साइन ले लो। जैसे कोई गिवन वेक्टर है F इक्वल टू 10 न्यूटन along x एक्सिस, ये वेक्टर गिवन है, इसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे 10 न्यूटन या कोई एक ऐसे कोई भी एक नोटेशन यूज कर लेंगे। एरो रिमूव कर दिया मतलब डायरेक्शन को रिमूव कर दिया, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए आप एरो को रिमूव कर दोगे या मॉडुलस का साइन लोगे।
ये मॉडुलस का साइन होता है। सर हाँ जी, सर ये जो फिर से एक्सप्लेन करिए जरा। हाँ हाँ हाँ, ये वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर। अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड के लिए या तो ये सिंबल यूज करोगे या ये सिंबल यूज करोगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया, ये वेक्टर गिवन है एफ वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। ये गिवन वेक्टर है एफ वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप एरो को रिमूव कर दोगे या इसी में मॉडुलस का साइन ले लोगे, या तो इसका यूज करोगे मेथड 1 का या मेथड 2 का, कोई एक आप यूज कर सकते हो। या एरो लगा है मतलब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। ये विदाउट एरो है मींस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मॉडुलस ले लिया तो मॉडुलस सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। सर मॉड्यूलस के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू तो पॉजिटिव होता है ना सर? हाँ, तो मैग्नीट्यूड भी तो पॉजिटिव होता है ना, किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी तो पॉजिटिव होता है यार। किसी का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होता है। सर मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है ना? नहीं हो सकता, ये मॉडुलस ले लिया ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। सर लेकिन अगर वो फैक्टर क्वांटिटी है तो वो निगेटिव हो सकता है ना, माइनस दिखे? नहीं, उसका कुछ कंडीशन है, वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वो बाद में पढ़ेंगे 2-3 क्लास के बाद। ओके सर पॉइंट नंबर एक्सेलरेशन में 3, हाँ जी, उसके लिए हमें पढ़ना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना होगा। वो अभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे। निगेटिव क्यों लिखते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, थर्ड इक्वल वेक्टर। हाँ, इसका कंडीशन कोई बताएगा इक्वल वेक्टर का? क्या होनी चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और जी, और भी कंडीशन है कुछ? ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सेम मैग्नीट्यूड, थीटा सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन है। ये देखो सेम लेंथ का है, मैग्नीट्यूड सेम हुआ, एरो का डायरेक्शन सेम है, इसलिए डायरेक्शन भी सेम हो गया, बट एक कंप्लीट नहीं है। कोई बताएगा कहाँ मिसिंग है? एंगल एंगल तो सेम है दोनों का, हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल पे है। ऑल्सो रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी। अरे 1 kg आलू ले लो, 1 kg टमाटर ले लो, सेम थोड़ी हुआ यार, मैग्नीट्यूड सेम है ना। अरे समझ में आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होता है। जैसे ये लिखा 10 न्यूटन और ये लिखा 10 मीटर पर सेकेंड, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। अरे फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, कैसे कंपेयर कर लोगे? ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, बट फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है, इसलिए इक्वल वेक्टर नहीं हुआ। इक्वल होने के लिए ये कंडीशन भी होनी चाहिए। जैसे फोर्स लिखा हमने 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी लिखा 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सेम फिजिकल क्वांटिटी भी होनी चाहिए, ये सफिशिएंट कंडीशन है। ये फोर्थ नंबर, कॉपी करते चलो यार। जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन अनडिफाइंड। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन अनडिफाइंड हो।
जैसे एग्जांपल पार्टिकल एट रेस्ट, कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग? कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी आप लिखोगे 0 वेक्टर, कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी होगी 0 वेक्टर, कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी आप 0 वेक्टर लिखोगे। देखो एग्जांपल, अगर फोर्स 0 है तो F इक्वल टू ma, अगर फोर्स 0 वेक्टर है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी क्या होगा जी? 0 वेक्टर होगा। कोई पार्टिकल यहाँ पे है, इनिशियली यहाँ पे है, ऐसे गया फिर से वहीं पे आ गया, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे 0 वेक्टर। ये देखो ये सब 0 वेक्टर का एग्जांपल हो गया। फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 आएगा, फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 आएगा। सिस्टम पे फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 आ रहा है। तो ये 0 वेक्टर का एग्जांपल कुछ लिया हमने। सर वो अनडिफाइंड कैसे हो गया? ये मार्कर रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या लिखोगे? आप ही बोलो। ये मार्कर रेस्ट में है, दिख रहा है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या लिखोगे? डायरेक्शन बोलो जी, क्या बोलोगे इसका डायरेक्शन के बारे में? सर डाउनवर्ड। अरे तो रेस्ट में है तो डाउनवर्ड कैसे होगा? अनडिफाइंड। हाँ अब बताओ ना, ये वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड जा रहा है यार, गजब है यार। या नहीं सर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड चलेगा। कुछ तो बोले, हाँ कुछ तो बोलोगे ना, क्या बोलेंगे? कहीं नहीं जा रहा है, Undefined. ऐसा हिंदी में लिखेंगे, कहीं नहीं जा रहा at rest. Undefined. है। एट रेस्ट, अब फोर्स 0 है, किसी पार्टिकल पे फोर्स 0 है, इसका डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? बोलो जी। अनडिफाइंड होगा सर। हाँ इसलिए तो कुछ तो बोलना होगा ना, Undefined. कुछ तो बोलना होगा यार। तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या इनडेटरमिनेट, डिटरमाइन नहीं करना, इनडेटरमिनेट, इनडेटरमिनेट ये भी लिखा होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ये भी कॉपी कर लो, अनडिफाइंड या इनडेटरमिनेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। वेक्टर having magnitude 1 unit and have a specific direction. Unit vector of a vector is defined as a cap is equal to a vector divided by a. इसको क्या रीड करना है? इसको क्या रीड करना है? a cap, कहीं पे यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, समझना वो इस सिंबल से डिनोट होगा। कहीं पे बुक में कैप लगा हुआ दिख जाए, समझना वो यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर मतलब उसका एक मैग्नीट्यूड 1 होगा और एक स्पेशल डायरेक्शन होगा।
फिजिसिस्ट ने यूनिट वेक्टर को ऐसे ही लिखने बोला है और इसको ऐसे डिफाइन कर रखा है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यूनिट वेक्टर मिलता है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यूनिट वेक्टर मिलेगा, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। सर ये क्या लॉजिक है, मतलब ये वेक्टर को यूनिट से डिवाइड किया? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, हाँ, ये sorry, वेक्टर है magnitude और ये से। उसका वेक्टर, तो इससे जो क्वांटिटी मिलता है उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, फिजिसिस्ट ने ऐसा बोला है। इसका सिंबल ऐसा लगा होता है, एक कैप बोलते हैं, कैप, टोपी पहना हुआ। कॉपी कर लिए थे? सर एग्जांपल। हाँ जी बिल्कुल, कॉपी कर लिए ना? सर ये तो 5 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा ही होगा ना? हाँ जी बिल्कुल। सर चलो देखो, माइनस डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी हाँ जी, लिख रहे हैं 5 न्यूटन along x एक्सिस, यानी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई हो रहा है, इसका मॉडुलस होगा 10 न्यूटन। इसका यूनिट वेक्टर को इस सिंबल से लिखेंगे, ठीक है, लिख रहा हूं 10 न्यूटन along x एक्सिस डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से एफ कैप की वैल्यू आ गई 1 along x एक्सिस, ऐसा ही एफ कैप इक्वल टू 1 along x एक्सिस। देखो तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है और उसका एक स्पेशल डायरेक्शन होता है। देखो मीन्स ग्राफिकली दिखा रहे हैं, अगर ये 10 न्यूटन फोर्स है, अगर ये 10 न्यूटन फोर्स है, अगर ये एफ वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर यूनिट लेंथ का होगा, इसका यूनिट वेक्टर यूनिट लेंथ का होगा, मैग्नीट्यूड इसका 1 यूनिट होगा और डायरेक्शन इसके अलॉन्ग होगा। ये देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एफ वेक्टर है और ये उसका यूनिट वेक्टर है एफ कैप, और ये सिंबॉलिक है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है। यूनिट वेक्टर का यूज है, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है, बस यही यूज है। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे कोई भी क्वांटिटी से तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, सिर्फ डायरेक्शन होता है इसमें। सर यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन एक और बार बोलिए ना। यूनिट वेक्टर लिखा था हमने, फिर से लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड of 1 unit and have a specific direction and have a specific direction। ये तो देखो यही तो है, अब देखो ना इसमें क्या है, यही तो लिखा है। हाँ जी पूछो, क्या पूछना है इसमें? सर वैसे तो वेक्टर भी डायरेक्शन दिखाता है। हाँ जी, वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है बट उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। समझाते हैं अभी।
सर इतना हमें तो इतना कॉपी कर लिया? सर Yes, sir. हाँ जी, सर बोलो। हमें तो डायरेक्शन डायरेक्टली वेक्टर से ही मिल जाता है, फिर यूनिट वेक्टर क्यों निकालते हैं? ठीक, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये कॉपी कर लिया आपने। अब देखो समझा रहा हूं। रिमार्क, यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, मींस किसी वेक्टर को लिखना है तो सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, फिर उसका डायरेक्शन लिख दो। डायरेक्शन के लिए ए कैप का यूज कर लेते हैं। ये देखो वेक्टर लिखने का नया स्टाइल मिल गया। जैसे अभी लिखा था आपने, ये हो गया, वेक्टर लिखने का नया स्टाइल मिल गया। ये सेकंड पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जहां इंटरसेक्ट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ये ओरिजिन हो गया। तो फिजिसिस्ट ने लिया है एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसके लिए यूनिट वेक्टर आई कैप लिया है। पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जे कैप लिया है बाई कन्वेंशन। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको लिया है के कैप। ठीक है, तो कहीं पे लिखा है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, शॉर्ट कर लिया, देखो तो। हाँ जी, देखो यूनिट वेक्टर का यूज देखो तो। हाँ जी, यूनिट वेक्टर का यूज समझ में आ रहा है। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग। सर वो कैप कैसे दिया सर, समझ नहीं आया। तो फिजिसिस्ट ने बाई कन्वेंशन फिजिसिस्ट ने बाई कन्वेंशन बोला, अगर एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसके लिए यूनिट वेक्टर आई कैप का यूज करना है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, उसके अलोंग जो डायरेक्शन है उसके लिए यूनिट वेक्टर जे कैप यूज करना है। फिजिसिस्ट ने बोला जेड एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको शॉर्ट में आप यूनिट वेक्टर के कैप लिख सकते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। फिजिसिस्ट ने बाई कन्वेंशन लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस उसके लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस उसके लिए यूनिट वेक्टर जे कैप, के कैप, जेड एक्सिस के अलोंग। तो जैसे कोई वेक्टर लिखा हुआ है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, कितना लेंदी हो रहा है लिखने में, तो इसको हमने लिखा, ये मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया। देखो इसको शॉर्ट कर दिया। देखो आई कैप का मतलब डायरेक्शन किधर है, देख लो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। सर जेड एक्सिस नेगेटिव बताता है क्या? नहीं, तो अरे सर वो तो एक्स नीचे एक्सिस, है। वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जैसे लिखा है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस ऐसा लिखा हुआ है, नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। अरे समझे? यस सर। अरे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसको बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स सर एक्सिस। फिर से सर समझा दीजिए। हाँ जी, ठीक। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। जहां पे इंटरसेक्ट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। जैसे ये ओरिजिन है, तो फिजिसिस्ट ने बोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसके लिए यूनिट वेक्टर आई कैप का यूज करोगे। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप का यूज करेंगे। अगर वाई एक्सिस है तो जे कैप का यूज करेंगे, जेड एक्सिस है तो उसके लिए के कैप का यूज करेंगे। ये डायरेक्शन को डिनोट करता है। जैसे कहीं पे लिखा है फोर्स 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लिख दिया। ये देखो डायरेक्शन को शॉर्ट कर लिया हमने, लिखा हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप ले लिया, शॉर्ट हो गया ना। देखो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और ये वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। देखो, अरे क्लियर है कुछ? यस सर। सर यस जेड सर। Yes, सर sir. जेड एक्सिस Yes, sir. हाँ जी बोलो। सर जेड एक्सिस सिर्फ मतलब वो लेफ्ट साइड में क्यों है, मतलब वो ऐसे कार्टेशियन हाँ, प्लेन जो है। कहाँ कैसे तो अरे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
ये बोर्ड है ना, तो जेड एक्सिस कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? अरे इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बोर्ड पे यार? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन में आ गया ना, जेड एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ? हवा में, ये तो हवा में है, ये जेड एक्सिस है, तो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं यार यहाँ पे? तो उसी को बोर्ड में ऐसे ड्रॉ कर दिया। सॉरी सर मतलब ये 3D फिगर है ना? हाँ जी, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन होता है। फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, फिर से ड्रॉ कर रहे हैं इसी को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ठीक दिख रहा है कुछ? 3D अब ठीक दिख रहा है? हाँ, 3 डायमेंशन है ना, तो फिजिसिस्ट ने लिया है बाई कन्वेंशन, लिखा हुआ है इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये सब यूज करना है। हो गया जी? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ देखो, अरे कोई एक बोल दो, हो जाएगा। हम कान खराब कर दिया है तुम लोग भी, कान दुखा देते हैं। अब यहाँ देखो, एग्जाम्पल है, अच्छे से बताना आंसर। ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है? ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है? है सर। Yes, sir. है सर। क्या है सर? सर है। हाँ जी, बताओ कैसे है? है सर। क्योंकि यहाँ पे सर, मैग्नीट्यूड भी है और उससे डायरेक्शन किया हुआ है। सर मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड यूनिट। ठीक, यूनिट वेक्टर इज unitless and dimensionless. इसका यूनिट वेक्टर है, ऐसे लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along z एक्सिस। यूनिट तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, यूनिटलेस हमेशा होता है। आप याद रखोगे, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अरे ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है। अरे याद रखोगे, यूनिट वेक्टर है, यूनिटलेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। यूनिट वेक्टर में कोई यूनिट नहीं रहता। ओके सर। ये देखो, यूनिट वेक्टर में कोई यूनिट नहीं रहता यार। आई कैप में क्या यूनिट था बताओ तो? आई कैप में क्या यूनिट था? कोई यूनिट नहीं था। हाँ सर। ये आईटी में क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। लिखो इसको, रिमार्क। पहले एग्जांपल लिखो, फिर इसको लिखो। हाँ जी लेकिन बोलो। ये तो फैक्टर होगा ना सर? हाँ वेक्टर है, एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट अच्छा। वेक्टर स्पेशल कैटेगरी में आता है। ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, डिवीजन होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। ये वेक्टर है, सिंपल वेक्टर है। ये वेक्टर के कैटेगरी में आता है, सिंपल सर, हम वेक्टर है, लोग यूनिट को- वेक्टर नहीं। सर ये था हाँ जी, यूनिट कैंसिल आउट हो रहा है ना, explain करिए। यूनिट कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है,
मगर यूनिटी भी तो है। मगर यूनिट वेक्टर क्या होता है, डिवीजन से बनता है। देखो यूनिट वेक्टर डिवीजन से बनता है, उसमें यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। इसका यूनिट वेक्टर ये है, इसका यूनिट वेक्टर ये है। हाँ जी बोलो। अरे यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है, देखो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये कोई वेक्टर सिंपल वेक्टर है एक। हाँ जी कोई कुछ पूछ रहा था। कॉपी कर लिया? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय माइनस ए। अगर ये ए वेक्टर है तो इसका नेगेटिव वेक्टर इसका ऑपोजिट साइड होगा। अगर ये ए वेक्टर है तो इसका नेगेटिव वेक्टर उसके रिवर्स साइड होगा, यानी थीटा 180 डिग्री होगा, यानी थीटा 180 डिग्री होगा। क्या पूछना है? हाँ जी क्लियर है? सर रिमार्क तो एक बार रिपीट करना। ठीक। यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। जैसे आईटी में क्वेश्चन आया था, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग जेड एक्सिस। ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिट वेक्टर यूनिटलेस होता है। तो हमने लिखा ए कैप, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस। तो यहाँ देखो यूनिट कैंसिल आउट हो रहा है ना, यूनिट कैंसिल आउट हो रहा है। देखो तो ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता। अरे यूनिट समझ रहे हो ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन हुआ, लेंथ का यूनिट मीटर हुआ, ये यूनिट लेस सर है। डायमेंशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायमेंशन लेस एक एग्जांपल? हाँ डायमेंशन सर पढ़ा रहे हैं, रंजीत सर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। यूनिट तो समझ में आता है ना, यूनिट। सही यूनिट समझ गया। हाँ तो ये है, ये सर पढ़ाएंगे, रंजीत सर पढ़ाएंगे। ये आप लोग का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, सर पढ़ाएंगे इसको, ठीक है? ओके सर। ये बाद में पढ़ा जाएगा। अभी नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर है उसका नेगेटिव इसका रिवर्स हो जाता है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो आज वाली क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे। आप लोग एनसीईआरटी को स्टार्टिंग से मत पढ़ना, उसमें देखना वेक्टर कहाँ पे लिखा हुआ है, जहां पे वेक्टर लिखा है उसको जाके पढ़ लेना है। हम जो क्लास में पढ़ाएंगे वही आप बुक से पढ़ोगे, ठीक है? कुछ क्लास हम लेंगे, कुछ क्लास रंजीत सर लेंगे, ठीक है? ऑल्टरनेट हम लोग क्लास लेंगे। टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग क्लास चलेगा। और ऑफलाइन क्लास होगा, फिर उसके बाद टाइम टेबल हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ऑनलाइन में यही टाइम टेबल रहेगा। सर हाँ जी बोलो। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? सर वेक्टर का कौन सा किताब पढ़ना पड़ेगा? आपके पास कौन सा बुक है फिजिक्स का? अभी नाम लिखा था ना 5-6 बुक का, कोई भी एक बुक पढ़ लो। अभी जो बुक का नाम लिखा था कोई भी बुक आप पढ़ लो ना आप, ठीक है? सर तो पर चैप्टर से स्टार्ट करें क्या? कौन सा बुक है आपके पास? सर आई एम फॉलोइंग द एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी। तो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसमें देखना वेक्टर कहाँ पे है, पेज नंबर साइड 64 में वेक्टर है, उसको जाके पढ़ना। मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर में बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया गया है,
तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा एनसीईआरटी से, उसके लिए कुछ सर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टिंग में फिजिक्स का मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, ठीक है, तो वो हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी में ये सब नहीं पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी में ये सब नहीं पढ़ाया, इसलिए एनसीईआरटी में आप वेक्टर चैप्टर खोजोगे फिर वहां जाके पढ़ोगे। अच्छा चैप्टर 4 देखना यार, बुक है ना, वहां सर्च करना। सर पेज एचटी नंबर, वर्मा से पढ़ने से समझ में आएगा नहीं मतलब? हाँ जी आएगा बिल्कुल। एससी वर्मा पढ़ो, उसमें फर्स्ट चैप्टर ही है वही वेक्टर है। एससी वर्मा में सबसे अच्छे सिस्टमैटिक दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सिस्टमैटिक नहीं है। तो चलो आज इतना ही पढ़ाएंगे, और हाँ रिकॉर्डिंग के लिए आप जिस ग्रुप से, जिस नंबर से लिंक आता है ना, उसको अटैच करके आप मैसेज कर देना रिकॉर्डिंग के लिए। जूम का जो लिंक आता है ना, वहीं से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उनको मैसेज कर देना, रिकॉर्डिंग मिलेगा। इस क्लास का वीडियो मिलेगा? हाँ जी मिलेगा, वही तो बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मैसेज कर देना ना, किस डेट का हाँ, चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, आप ग्रुप में मैसेज कर दो। अभी रिकॉर्डिंग हुआ है, उसको एक्सेस किया जाएगा, फिर ग्रुप में रखा जाएगा। तो आप एक बार रिमाइंड करवा देना ग्रुप में कि कौन सा वीडियो चाहिए, है ना, डेट के साथ। जैसे आज 18 है तो लिखना 18 में फिजिक्स, प्रभात सर लिख देना, मिल जाएगा आपको। वेक्टर में इतना ही था कि और भी कुछ है? हाँ जी, सर वेक्टर में इतना ही था कि और भी कुछ है पढ़ने को? वेक्टर में 4 क्लास लगेगा। कितने क्लास? 4 लेक्चर्स लगेंगे। अभी तो ऐड करना, ट्रायंगल लॉ तो अभी पढ़ाया ही नहीं। सर अभी आज तो हम टाइप्स लोग ऑफ वेक्टर, अभी तो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे हैं। ट्रायंगल लॉ में आपको एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। तो अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया। अभी टाइम लगेगा, मिनिमम 4 लेक्चर्स लगेंगे। सर आज इक्वलिटी ऑफ फैक्टर्स पढ़ाए ना सर? आज हम types of पढ़ाए vector। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया, हमने पढ़ाया टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके सर। और बोलो, एनसीईआरटी का, सॉरी एससी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का सॉफ्ट कॉपी हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, आप देख लेना, उससे भी पढ़ सकते हो। अगर कोई लोग बुक नहीं खरीद पाए हैं, मार्केट तो अभी बंद ही है, पान बाजार वगैरह जो भी यहाँ दुकान है गुवाहाटी में, तो हम पीडीएफ है? हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर अभी हम भेज देता हूँ। सर आप सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिएगा सर, अगर हाँ बिल्कुल यही बोल रहे हैं जी। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ तो कुछ भी हो, आप कोई भी प्रॉब्लम होगे आप बताओगे हमें, ओके बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। हाँ बाय सर।